हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य का मतलब क्या है कि जो हर लिविंग सेल होती है उसके चारों तरफ एक लिविंग यानी कि जीवित, इलास्टिक, लचीली और डिफरेंशियली परमेबल यानी कि वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली पाई जाती है, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा हुआ सारा तरल यानी कि फ्लूइड और उसके साथ संबंधित संरचनाएं जो सेल की होती हैं, उन्हें हम सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य बोलते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म की डेफिनेशन क्या है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से यानी कि साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन से घिरा तरल और सेल की शेष संरचनाएं क्या कहलाती है? जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म कहलाती हैं। और एक सेल का प्रोटोप्लाज्म क्या कहलाता है? प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट का मतलब वाल लेस सेल, यानी कि वाल मतलब भित्ति विहीन कोशिका क्या कहलाती है? प्रोटोप्लास्ट कहलाता है। प्रोटोप्लाज्म वर्ड जो होता है वो दो वर्ड से मिलकर बना है। प्रोटियोज इज इक्वल टू फर्स्ट और प्लाज्मा इज इक्वल टू ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले इसको कॉर्टी ने ऑब्जर्व किया था प्रोटोप्लाज्म को, और फ्लेक्स डुजार्डिन ने सबसे पहले जेली लाइक सब्सटेंस को देखा एनिमल सेल्स में, प्रोटोजोन्स में, और उन्होंने वहाँ सार्कोड नाम दिया। और J.E. पुरकंजे ने सिमिलर सब्सटेंस देखा प्लांट सेल में और टर्म दिया प्रोटोप्लाज्म। हुगो वॉन मोल ने नेचर ऑफ प्रोटोप्लाज्म को देखा, पढ़ा, समझा, और उन्होंने एम्ब्रियोनिक सेल देखी प्लांट्स में और एक्सप्लेन किया कि प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो सेल डिवीज़न में इम्पोर्टेंट होता है। इसके बाद शुल्ज ने सिमिलैरिटी बताई कि जो सार्कोड है और प्रोटोप्लाज्म है वो एक ही चीज़ होती है। और J.S. हग्सले ने एक बुक लिखी और बुक का नाम था प्रोटोप्लाज्म इज़ अ फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। प्रोटोप्लाज्म इज़ द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, यानी कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार होता है। एक बुक लिखी। प्रोटोप्लाज्म का जो फिजिकल नेचर होता है यानी कि जो भौतिक प्रवृत्ति नेचर जो होता है या जो गुण होते हैं, फिजिकल नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए अनेक थ्योरीज दी गई हैं, और इनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण थ्योरी है वो है कोलाइडियल थ्योरी। कोलाइडियल थ्योरी यानी कि कोलाइडियल सिद्धांत। और इस थ्योरी को दिया था हग्सले ने और विल्सन ने और फिशर ने। और उसके अनुसार जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो एक पॉलीफेजिक कोलाइडियल सिस्टम होता है। पॉली माने बहुफेजिक जिसमें अनेक फेज पाए जाते हैं, और कोलाइडियल सिस्टम है, कोलाइडियल तंत्र होता है। बहुफेजिक कोलाइडी तंत्र होता है, कोलाइडियल बोलते हैं, हिंदी में कोलाइडी बोलते हैं। और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं प्रोटोप्लाज्म की, सबसे पहला जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो ट्रांसलूसिएंट होता है। ट्रांसलूसिएंट का मतलब अर्ध
पारदर्शी कहते हैं हम, उसमें कुछ उसमें से लाइट पास हो जाती है, कुछ नहीं होती, उसे हम ट्रांसलूसिएंट बोलते हैं। जिसमें से लाइट कंप्लीटली पास हो जाती है उसे हम ट्रांसपेरेंट पारदर्शी बोलते हैं, और जिसमें से पार नहीं होती है उसे हम अपारदर्शी बोलते हैं, ओपेक बोलते हैं। तो ये इसमें से कुछ लाइट पास होती है, कुछ नहीं, इसलिए इसको ट्रांसलूसिएंट बोलते हैं। और ये ऑर्डरलेस यानी कि गंधहीन, और पॉलीफेजिक यानी कि बहुफेजिक तरल होता है, फ्लूइड होता है। दूसरा, प्रोटोप्लाज्म क्रिस्टलो कोलाइडियल सॉल्यूशन होता है। क्रिस्टलो कोलाइडियल सॉल्यूशन यानी कि विलयन होता है। और क्रिस्टलो कोलाइडियल का मतलब क्या है कि इसके अंदर जो दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, एक क्रिस्टल बनाने वाले और एक कोलाइडियल बनाने वाले। जो इसके अंदर कुछ सब्सटेंस होते हैं वो क्रिस्टलों बनाते हैं, मतलब वास्तविक विलयन यानी कि ट्रू सॉल्यूशन। जैसे शुगर है, अमीनो एसिड है, वो सब्सटेंसेस उसमें क्रिस्टलों बनाते हैं यानी कि वास्तविक विलयन बनाते हैं। और जो विलयन का साइज होता है 10⁻⁻⁻⁶ से 10⁻⁻⁹ के बीच में जो होते हैं वो कोलाइडियल कहलाते हैं, जिनके जो पार्टिकल्स का साइज 10⁻⁶ से 10⁻⁹ मीटर होता है, वो हम कोलाइडियल कहलाते हैं। 10⁻⁻⁹ वाले ट्रू सॉल्यूशन यानी कि वास्तविक सॉल्यूशन होता है, वास्तविक विलयन होता है। और 10⁻⁻⁶ से बड़े जो होते हैं वो सस्पेंशन होता है। तो इसमें कुछ ऐसे हैं जो ट्रू सॉल्यूशन बनाते हैं, जैसे शुगर है और अमीनो एसिड एटसेट्रा है, और वो क्रिस्टलो फेज बनाते हैं। और जो कोलाइडियल सॉल्यूशन होते हैं जिनका साइज 10⁻⁻⁶ से 10⁻⁹ के बीच में होता है, जैसे प्रोटीन और लिपिड्स आदि जो होते हैं वो इसका कोलाइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं यानी कि कोलाइडी विलयन बनाते हैं। तो इसलिए इसको हम क्रिस्टलो कोलाइडियल विलयन बोलते हैं, यानी कि इसमें क्रिस्टल भी, क्रिस्टलो वर्ड भी है, क्रिस्टलो भी और कोलाइडियल दोनों है। क्रिस्टलो का मतलब ट्रू सॉल्यूशन, वास्तविक विलयन, और कोलाइडियल का मतलब जिसका साइज 10⁻⁻⁶ से 10⁻⁹ मीटर के बीच में होता है। अब जो इसमें कोलाइडियल सिस्टम होता है, तो कोलाइडियल सिस्टम में दो फेज होती है, एक डिस्पर्जन फेज और एक डिस्पर्स्ड फेज। एक जिसमें कोई चीज़ फैली रहती है और एक चीज़ जो जिसमें फैलती है। डिस्पर्जन और डिस्पर्स, फैली हुई और जिसके अंदर फैली हुई होती है। एक ऐसी फेज, एक ऐसे सब्सटेंस जो उसमें फैले होंगे, और एक ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर फैले होंगे, डिस्पर्जन और डिस्पर्स्ड फेज। और इसके आधार पर तीन चीज़ें बेसिकली पाई जाती है, सॉल, जेल और एरोसोल और एमिल्शन। सॉल और जेल का मतलब क्या है कि जो डिस्पर्जन फेज जो होती है उसमें लिक्विड होती है, और डिस्पर्स्ड फेज जो होती है सॉलिड होती है। तो इसमें एक फेज लिक्विड है और दूसरे उसमें जो फैले हुए हैं वो सॉलिड है, यानी कि तरल में ठोस। और जो तरल में सॉलिड वाले हैं, ठोस वाले हैं, उस समय जो प्रोटोप्लाज्म होता है सॉल स्टेज में थोड़ा पतला होता है, यानी कि कम विस्कस होता है, कम श्यान होता है। जबकि जेल में इसका उल्टा होता है, वो गाढ़ा होता है, यानी कि ज़्यादा श्यान होता है, ज़्यादा विस्कस होता है। प्रोटोप्लाज्म अधिकांश सेल में सॉल स्टेज में पाया जाता है, लेकिन कुछ सेल में जेल स्टेज में पाया जाता है। जेल स्टेज पाया जाता है स्किन सेल में, और जेल में डिस्पर्जन फेज जो होती है सॉलिड होती है और डिस्पर्स फेज लिक्विड होती है। इसमें उल्टा होता है, सॉलिड में लिक्विड होता है। और जो एरोसोल होता है वो पार्टिकल्स जो होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स गैसेस में फैले रहते हैं, जैसे स्मोक होता है, लेकिन ये लिविंग सिस्टम में नहीं पाया जाता। लिविंग सिस्टम में पाया जाता है, जो पाया जाता है वो एमल्शन पाया जाता है। एमल्शन जो होता है वो बोथ स्टेजेस लिक्विड होती हैं, यानी कि जो जिसमें फैला हुआ है वो भी लिक्विड, जो फैला होगा उसके अंदर वो भी लिक्विड। तो लिक्विड के अंदर लिक्विड होता है, और ब्लड में दोनों प्रकार के पाए जाते हैं, सॉल और एमल्शन दोनों पाए जाते हैं। अब जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो या तो सॉल स्टेज में पाया जाता है या जेल स्टेज में पाया जाता है। और ये जो स्टेजेस होती हैं
ये एक दूसरे में बदल सकती है, यानी कि इंटर कन्वर्टेबल होती है, आपस में एक दूसरे में सॉल जेल में बदल सकता है, जेल सॉल में बदल सकता है। सॉल स्टेल जो होती है वो एक तो साइक्लोसिस में सहायता करती है, इसे बोलते हैं हम कोशिका द्रव घूर्णन, कोशिका द्रव घूमता है, उसे हम कोशिका द्रव घूर्णन यानी कि साइक्लोसिस बोलते हैं। इसके बाद ब्राउनियन गति यानी कि ब्राउनियन मूवमेंट में सहायता करता है, और इसका हाई रिफ्रैक्टिविटी होती है, यानी कि अपवर्तनांक इसका अधिक होता है। तो ब्राउनियन मूवमेंट होता है जो रैंडम मोशन होता है, जो पार्टिकल्स, कोलाइडल पार्टिकल्स रैंडम मोशन करते हैं, रैंडम गति करते हैं, उसे हम ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं। जो जेल अवस्था होती है प्रोटोप्लाज्म की, वो उसको लचीलापन देता है यानी कि इलास्टिसिटी देता है, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी देता है यानी कि कंडक्ट करना, कॉन्ट्रैक्शन की पावर मतलब सिकुड़ना और वापस वहीं पहुंचना, और रिजिडिटी यानी कि कठोरता देना, और विस्कोसिटी यानी कि शांतता देना। कोलाइडल पार्टिकल्स में इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, विद्युत उसमें चार्ज होता है, इसीलिए वो हमेशा लगातार कंटिन्यूअस रैंडम मोशन में रहते हैं, लगातार वो गति करते रहते हैं, और इस गति को बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट यानी कि ब्राउनियन गति बोलते हैं। अब चूंकि ये कोलाइडल होते हैं, इसीलिए ये टिंडल इफेक्ट भी प्रदर्शित करते हैं, टिंडल प्रभाव भी उत्पन्न करते हैं। टिंडल प्रभाव का मतलब क्या होता है कि लाइट का फैलना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट के फैलने को हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। अब जो लिक्विड नेचर है प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो लिक्विड होता है, इसीलिए उसके सरफेस पर एक टेंशन पाई जाती है, जिसे हम सरफेस टेंशन बोलते हैं। और जो प्रोटीन और लिपिड होते हैं, उस सरफेस टेंशन के कारण, उनके अंदर जो सरफेस टेंशन होती है वो कम होती है, और इसके कारण, कम टेंशन के कारण वो सेल के ऊपर की तरफ एक मेम्ब्रेन बना लेते हैं, जिसे हम इंटरफेस मेम्ब्रेन बोलते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रीजनरेशन की यानी कि पुनरुद्भवन की अपार क्षमता होती है, वो टूट कर दोबारा से जुड़ सकती है, वेसिकल बन जाती हैं, फिर दोबारा से बन जाती है, और सूडियोपोडिया यानी कूटपाद बन जाते हैं। ये सब इसके कारण ही होते हैं। सोल और जेल जो होते हैं वो एक समय में सॉल या जेल प्रेजेंट होता है नॉर्मली, और एजिंग के साथ यानी कि जैसे जैसे एज बढ़ती है, एजिंग के साथ जो कोलाइडल पार्टिकल्स का जो चार्ज होता है वो धीमे धीमे कम होने लगता है, और इसीलिए वो ब्राउनियन मूवमेंट जो होता है वो कम होने लगता है, और अल्टीमेटली जो होता है वो नॉन रिएक्टिव हो जाते हैं। इसको हम प्रोटोप्लाज्म की मृत्यु बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म की डेथ बोलते हैं। और जो उसकी विस्कोसिटी होती है, शांतता होती है, वो 2 से 20 सेंटीपोइज होती है, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, अपवर्तनांक होता है, वो 1.4 होता है। और जो प्रोटोप्लाज्म के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, उसका जो पीएच होता है वो 6.7 होता है, जबकि प्रोटोप्लाज्म का जो पीएच होता है वो 6.8 पीएच होता है, जबकि साइटोप्लाज्म का वो 6.7 होता है, प्लस माइनस 0.2। और जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है, उसका जो पीएच होता है वो थोड़ा सा स्लाइटली बेसिक होता है, अर्थात वो 7 से थोड़ा सा अधिक होता है। अब जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी है यानी कि प्रोटोप्लाज्म की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी यानी कि जो उसके जैविक गुण है, वो नंबर 1 की जो लिविंग सब्सटेंस है, इसीलिए ये कुछ प्रॉपर्टी शो करता है जिसे हम बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी शो कहते हैं, यानी कि बायोलॉजिकल जैविक इसके गुण होते हैं, क्योंकि लिविंग है इसलिए ये लिविंग के गुण प्रदर्शित करता है। सबसे पहले ये साइक्लोसिस यानी कि कोशिका द्रव घूर्णन प्रदर्शित करता है, ब्राउनियन मूवमेंट शो करता है, और जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसमें इरिटेबिलिटी शो करता है। इरिटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? किसी भी उद्दीपन यानी कि स्टिमुलस जो बाहर या बॉडी के अंदर परिवर्तन होते हैं, हम उन्हें स्टिमुलस यानी कि उद्दीपन बोलते हैं। तो उद्दीपन को ग्रहण करने की जो क्षमता होती है हम उसे इरिटेबिलिटी बोलते हैं, और उद्दीपन का एक जगह से दूसरी जगह तक जाना कंडक्टिविटी कहलाता है। कंडक्टिविटी, कंडक्ट माने एक जगह से दूसरी जगह तक जाना। तो प्रोटोप्लाज्म स्टिमुलाई यानी कि उद्दीपनों के प्रति उत्तेजनशीलता प्रदर्शित करता है, अर्थात इरिटेबिलिटी प्रदर्शित करता है, और जो
ट्रांसमिशन हो सकता है, यानी कि वो एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकते हैं, उसे कंडक्टिविटी बोलते हैं। इसके अलावा कुछ सेल्स जो होते हैं उनके प्रोटोप्लाज्म जो होते हैं वो कंडक्टिविटी शो करते हैं। कंडक्टिविटी जो मुख्यतः शो करने वाली सेल्स होती हैं वो होती है पेशी कोशिका यानी कि मसल सेल और नर्व सेल यानी कि तंत्रिका कोशिका। डिफरेंट केमिकल रिएक्शन प्रोटोप्लाज्म में होती रहती हैं और उनमें से जो रिएक्शन छोटे मॉलिक्यूल मिलकर बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं हम उन्हें एनाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं। जैसे विभिन्न प्रकार के अणुओं का बनना, जैसे प्रोटीन सिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण आदि। और जब बड़े मॉलिक्यूल तोड़कर छोटा मॉलिक्यूल बनाते हैं उन्हें हम बोलते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन। और एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शन दोनों को सामूहिक रूप से हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, यानी कि उपापचय कहते हैं। उपचय और अपचय बोलते हैं इनको। दोनों को सामूहिक रूप से मेटाबॉलिज्म यानी कि उपापचय कहते हैं। और प्रोटोप्लाज्म में ये सारी रिएक्शन होती रहती हैं। कुछ मॉलिक्यूल्स लगातार बड़े बनते रहते हैं छोटे से, और कुछ बड़े मॉलिक्यूल छोटे में टूटते रहते हैं। जैसे डाइजेशन में छोटे मॉलिक्यूल्स बनते हैं बड़े मॉलिक्यूल से। इसके अलावा जो एक्सटर्नल यानी कि बाह्य पदार्थ होते हैं उनको अंदर लेने की प्रोटोप्लाज्म में क्षमता होती है और उनसे नए पदार्थ बनाने की क्षमता होती है। और इस क्षमता को हम बोलते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन यानी कि स्वांगीकरण। प्रोटोप्लाज्म बाहर से चीज़ों को लेकर नए पदार्थ बना सकता है, उसकी इस क्षमता को हम क्या बोलते हैं? स्वांगीकरण यानी कि एसिमिलेशन। डाइजेशन में यानी कि पाचन में जो सब्सटेंसेस बनते हैं, बड़े मॉलिक्यूल छोटे में टूटते हैं, वो सेल में पहुंचते हैं, सेल के प्रोटोप्लाज्म में पहुंचते हैं। सेल के प्रोटोप्लाज्म उन पदार्थों को ग्रहण करके नए मॉलिक्यूल्स बनाता है और इसको बोलते हैं हम एसिमिलेशन यानी कि स्वांगीकरण। और जो एसिमिलेशन रेट होता है वो सबसे ज़्यादा पिग में होता है, हाईएस्ट एसिमिलेशन रेट होता है। इसके अलावा जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन भी प्रदर्शित करता है और इसके अलावा उत्सर्जन यानी कि एक्सक्रीशन भी प्रदर्शित करता है। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।